एवरीवन, और आज हम पढ़ेंगे द स्कोप एंड नेचर ऑफ ट्रांसलेशन, जिसके अंदर हम टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन, प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन जैसे कि रिकॉर्डिंग, डिकोडिंग, यूजीन निडास ट्रांसलेशन थियरी, डिफरेंस बिटवीन ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिएशन, ट्रांसक्रिप्शन, ऐसे टॉपिक्स को पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ साइन सिस्टम, रोमन जैकोब्सन ने 3 तरह के ट्रांसलेशन दिए थे, इंट्रालिंगुअल, इंटरलिंगुअल और इंटरसेमियोटिक ट्रांसलेशन, जो कि मैं आपको पहले वाले वीडियो में समझा चुकी हूँ। अगर आपने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर इसे देख लीजिएगा। तो आगे शुरू करते हैं। फर्स्ट इज टेक्सचुअल ट्रांसलेशन। ट्रांसलेटर के पास एक टेक्स्ट है, अब उसको दूसरे लैंग्वेज में इसे ट्रांसलेट करना है, तो वो जो टेक्स्ट में लिखा हुआ है उसको बहुत ही अच्छे से प्रिजर्व करके उसको टेक्स्ट में, दूसरे टेक्स्ट में कन्वर्ट करना होता है। उसमें जो ट्रांसलेटर होता है उससे कोई फ्रीडम नहीं होता, उसे स्टेटमेंट से ऑनेस्ट रहकर सेम टू सेम पूरा ट्रांसलेट करने की कोशिश करनी होती है। सेकेंड इज लिटरल ट्रांसलेशन। तो सो लिटरल ट्रांसलेशन में क्या होता है कि जो कोई भी चीज़ लिखी है, जैसे कोई कविता है, तो हम उसको लिखते चले जाएंगे जैसे कि तैसे। हम ये नहीं देखेंगे कि वो एक्चुअल कविता में जैसे चीज़ें किसी ऑर्डर में दी हुई हैं, तो कोई मुहावरा होता है, किसी नॉवल में कोई मुहावरे हैं या कोई फ्रेजेस हैं, तो हम उनको नहीं करते। हम जो लिटरल मतलब है उसे बस सीधे से सीधे लिखते चले जाते हैं कि हाँ, इंसान को बात समझ में आ जाती है। भले ही जैसे कविता का किया है तो उसमें राइमिंग बने या ना बने, उससे कोई लेना देना नहीं है। थर्ड इज डायनामिक और फ्री ट्रांसलेशन। तो इसमें क्या होता है कि हमें टारगेट लैंग्वेज में मैसेज कन्वे करना है। अब ज़रूरी नहीं है कि हम स्ट्रिक्टली फॉलो करें उसमें जो लिखा है, जो वर्ड लिखे हैं या जो टेक्स्ट है वही लिखे हैं। हम उसे कुछ भी कर सकते हैं, इसमें हम इंडिपेंडेंटली कुछ भी लिख सकते हैं। बस मैसेज जो है ना, जो सार निकल के आ रहा है वो कन्वे हो जाना चाहिए। चाहे आप कोई भी शब्द यूज़ करो, कोई भी फ्रेज यूज़ करो या मत करो, बट सार जो है ना वो ट्रांसलेट हो जाना चाहिए, बाकी सेम रहे या ना रहे। इसके बाद आता है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन में क्या होता है कि हमारा एक कोई इंसान है, उसकी लैंग्वेज है बंगाली, और दूसरा इंसान है जिसकी लैंग्वेज है गुजराती। तो बंगाली इंसान अपने साथ एक इंटरप्रेटेटर को लेकर जाता है जो दोनों भाषाओं का ज्ञान रखता हो। तो बंगाली इंसान ने कहा, तो जो बंगाली इंसान है उसने अपने इंटरप्रेटेटर से बंगाली में बात की, और उसके बाद उस इंटरप्रेटेटर ने गुजराती में उस दूसरे बंदे को समझाया, और उस दूसरे इंसान ने गुजराती में जो बात की वो इंटरप्रेटेटर ने बंगाली में उसे समझाया। तो डेट इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन। एक्सटेम्पोर ट्रांसलेशन, इसमें कोई भी रिटन टेक्स्ट है हमारा, तो उसे जब कोई भी इंसान बिना किसी प्रिपरेशन के एट रियल टाइम ट्रांसलेट कर देता है, मतलब कि पढ़ता जा रहा है और साथ ही साथ बोलता जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्सटेम्पोर ट्रांसलेशन। लोकलाइजेशन या फिर एडेप्टेशन, यानी कि इसमें जो हमारा टेक्स्ट होता है, तो जब हम उसे ट्रांसलेट करते हैं तो हम ऑडियंस को ध्यान में रखते हैं कि ऑडियंस की लोकेलिटी क्या है, वहाँ के हिसाब से हम कुछ है ना मुहावरे वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, चीज़ों को इस हिसाब से मॉडिफाई कर देते हैं, तो उसे हम कहते हैं लोकलाइजेशन या एडेप्टेशन। एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हो, जैसे कि कोई कहानी है, कोई नॉवल है, वो इंग्लैंड में सेट है, आप उसका इंडियन ट्रांसलेशन बना रहे हो, तो आप क्या करोगे, आप उसका इंडियन एडेप्टेशन बना रहे हो, तो आप इंडिया की सेटिंग रखोगे, इंडिया के हिसाब से कुछ फंक्शंस दिखाओगे, सेरेमनीज दिखाओगे, कपड़े वगैरह वैसे रखोगे, तो डेट इज कॉल्ड एडेप्टेशन और लोकलाइजेशन। इफेक्टिव ट्रांसलेशन, इफेक्टिव ट्रांसलेशन में जो हमारा सोर्स टेक्स्ट है उससे जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो इस तरीके से दूसरी लैंग्वेज में लिखा जाता है कि जो इफ़ेक्ट था पहली लैंग्वेज में वही सेम इम्पैक्ट दूसरी लैंग्वेज में भी पड़ना चाहिए। चाहे इसके लिए ट्रांसलेटर कितनी भी फ्रीडम का यूज़ करे, बट सेम टू सेम इफ़ेक्ट आना ही चाहिए। ग्लॉस ट्रांसलेशन, ग्लॉस ट्रांसलेशन में जब हम कोई टेक्स्ट को ट्रांसलेट करते हैं तो उसे सबसे पहले तो बहुत ईजी बनाया जाता है, और साथ ही ग्लॉसरी साइड टू साइड लिख कर दी जाती है ताकि पढ़ने वाले के लिए चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएं। यानी कि वर्ड मीनिंग दे देंगे साथ ही साथ, या फिर एक्सप्लेनेशन भी देते चलेंगे। रीट्रांसलेशन, इसमें क्या होता है कि मान लो हमने कोई सोर्स टेक्स्ट से हमने ट्रांसलेट कर दिया,
अब जो हमारा सोर्स टेक्स्ट था वो खो गया, तो अब हम ट्रांसलेटेड वर्क से वापस से सोर्स टेक्स्ट वाली लैंग्वेज में जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो इसे हम रीट्रांसलेशन कहेंगे। एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। मान लो हमने कोई जापानीज़ नॉवल है, तो हमने जापानीज़ से उसे फ्रेंच में ट्रांसलेट कर दिया। अब हमारी जापानीज़ वाली खो गई है, तो हम फ्रेंच वाली से जापानीज़ में फिर से ट्रांसलेट कर देंगे ताकि हमें वो वापस मिल सके जापानीज़ में। तो ये सारे थे टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन की प्रोसेसेस कि ट्रांसलेशन असल में हम करते कैसे हैं। डीकोडिंग का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग द मैसेज ऑफ एसएल, यानी कि अंडरस्टैंडिंग द मैसेज ऑफ सोर्स लैंग्वेज, यानी कि जिस लैंग्वेज से हमें ट्रांसलेशन करना है उसके मैसेज को हम समझेंगे, उसके सार को हम समझेंगे, और उसकी जो प्रोसेस होती है, इस समझने की प्रोसेस को हम डीकोडिंग कहते हैं। अब हम रीकोडिंग जानेंगे। रीकोडिंग का मतलब होता है एक्सप्रेसिंग द मैसेज इन टीएल, यानी कि जो हमने डिकोड किया था अब हम उस मैसेज को लेंगे और उसे ट्रांसलेटेड लैंग्वेज यानी कि टीएल में एक्सप्रेस करेंगे, प्रोसेस करेंगे उसको ट्रांसलेशन करने की। यानी कि जो हमने डिकोड किया था उसे हम टीएल में यानी कि टारगेटेड लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने की प्रोसेस करेंगे, तो उसे हम कहेंगे रिकोडिंग। तो हम डीकोडिंग और रीकोडिंग की प्रोसेस को अब यूजीन निडास ट्रांसलेशन थियोरी या फिर ट्रांसलेशन प्रोसेस से समझते हैं। तो कोई ए सोर्स है, उसे हमने एनालाइज किया, एनालाइज करके वो मान लो एक्स बन गया। अब हम उसे ट्रांसफर करेंगे, यानी कि उसे ट्रांसलेट कर कर हम एक्स से वाई बनाएंगे, यानी कि उस ट्रांसलेटेड वर्क को यानी कि वाई को अब हम दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, उसे रीइवैल्यूएट करेंगे, और इससे जो फाइनल प्रोडक्ट यानी कि जो फाइनल हमारा वर्क तैयार होगा कि वो बी है वो तैयार हो जाएगा। तो मैं एक बार और समझा देती हूँ। जैसे कि हमारा ए सोर्स टेक्स्ट है, हमने उसे एनालाइज किया, एक्स बना दिया, हमने एक्स को ट्रांसफ़र किया, तो पूरी जो प्रोसेस लगी एनालिसिस करके वो वाई बना, और जब हम उसे अच्छे से दोबारा से अरेंज करते हैं कि ठीक से ट्रांसलेट हुआ है या नहीं, तो ये सारी जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस हो रही है उसके बाद हमें फाइनल प्रोडक्ट मिला है बी, यानी कि जो हमारा ए सोर्स टेक्स्ट था वो ट्रांसलेट हो चुका है और अब वो बी बन चुका है। तो यही है यूजीन निडास थ्योरी ऑफ ट्रांसलेशन। अब हम जानते हैं लॉस एंड गेन इन ट्रांसलेशन। तो लॉस क्या होता है जब हम किसी भी वर्क को ट्रांसलेट करते हैं। मान लो हमने कोई वर्क को ट्रांसलेट किया बट हम उसे सही से ट्रांसलेट नहीं कर पाए, तो वो हमारा लॉस होगा। और ये होता किस वजह से है। मान लो हमने किसी वर्क को ट्रांसलेट किया, अब दूसरे कल्चर में वो चीज़ होती ही नहीं हो, वैसी कोई स्थितियाँ ही नहीं होती हों, वैसे कोई समान हमें शब्द नहीं मिल रहे हैं, तो हम उसे ठीक से ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे, मैसेज को ठीक से डिलीवर ही नहीं कर पाएंगे, तो वो लॉस कहलाता है ट्रांसलेशन में, यानी कि फेलियर कहलाता है ट्रांसलेशन का। गेन क्या होता है जब हम ट्रांसलेशन करते हैं, जब भी हम कोई वर्क को अच्छे से ट्रांसलेट कर देते हैं, मैसेज को अच्छे से अच्छे तरीके से इफ़ेक्टिव तरीके से ट्रांसलेट करने में जब हम सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो हम दुनिया में कहीं ना कहीं नॉलेज को स्प्रेड कर रहे होते हैं। जो भी हमारा टेक्स्ट है हम उसको प्रिजर्व भी कर लेते हैं। वो जितनी ज़्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट होगा उतना ज़्यादा प्रिजर्व रहेगा। दैट इज़ गेन इन ट्रांसलेशन। नाउ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि मान लीजिए कोई न्यूज़ चैनल पे कोई न्यूज़ एंकर न्यूज़ बोलता है, या कोई हमारा लीडर है, नेता है, वो कोई भाषण बोलते हैं, या फिल्मों के डायलॉग हो गए, लिरिक्स हो गए जो बोले जाते हैं स्पीच के रूप में, या किसी टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किए जाते हैं, उन्हें ही रिटन फॉर्म में ट्रांसक्राइब्ड कर कर रखना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ट्रांसक्रिएशन, इसमें किसी भी ऑडियंस को ध्यान में रखकर, स्टाइल, टोन जैसी चीज़ों को ध्यान में रखकर उस ऑडियंस के हिसाब से जब नया ही कंटेंट क्रिएट किया जाता है तो उसे ट्रांसक्रिएशन कहते हैं। मैं इसको ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिएशन की डिफरेंस से आपको समझा देती हूँ। ट्रांसलेशन एम्स फॉर एक्यूरेसी, यानी कि यहाँ पर हम सोर्स टेक्स्ट का जो मैसेज है उसे कन्वे करने पर ध्यान देते हैं एक्यूरेटली, जबकि ट्रांसक्रिएशन में जो मैसेज का इफेक्ट है उसे ट्रांसलेट करने पर ध्यान दिया जाता है। ऑडियंस को ध्यान में रखते हैं और ऑडियंस को ध्यान में रखकर स्टाइल, टोन, रिदम, इन सब चीज़ों पे काफ़ी ध्यान दिया जाता है।
ये लोकलाइजेशन जैसा ही है। तो यही हमारा आज का वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फेवरेट लोगों को शेयर करना ना भूलें। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, अपने सजेशंस भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।